Hi guys, welcome to Chemistry 101. So our today's topic from solid states is going to be packing efficiency. तो packing efficiency समझने के लिए just imagine that you have a solid with you जिसके अंदर the constituent particles are arranged in this manner. ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस मैनर में अरेंज हैं, नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर दे ऑक्यूपाइंग 100% स्पेस इन अ पर्टिकुलर सॉलिड? एंड द आंसर इज नो. देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट, राइट? एंड मैंने पहले भी बताया था कि दीज एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज वॉइड्स, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक सॉलिड में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट ऑक्यूपाई द 100% स्पेस बट दे ऑक्यूपाई ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस. तो जो स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉलिड, दैट परसेंटेज ऑफ स्पेस इज गिवन बाय packing efficiency, right? So let me write down the definition of packing efficiency. Packing efficiency is the percentage of space occupied by constituent particles, राइट? अब देखो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं पार्टिकल्स, दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट यूनिट सेल्स. तो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. तो अब हम उन यूनिट सेल्स के अंदर हम स्पेस देखेंगे कि पार्टिकल्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. Now, in case of simple cubic unit cell, we know that the constituent particles are only present at the corners, something like this, right? But this is not the real representation of a simple cubic unit cell. देखो simple cubic unit cell के अंदर जो particles होते हैं, they are actually touching each other. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन. तो इसके पार्टिकल्स यू कैन सी दैट दे आर टचिंग ईच अदर. सो दिस इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. मैंने सिर्फ दो ही पार्टिकल्स दिखाए हैं, आठों कॉर्नर पे मैंने पार्टिकल्स नहीं दिखाए हैं, राइट? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी. बट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ of the unit cell and the radius of our particle. ठीक है, अब ये जो हमारा पार्टिकल होता है, दिस इज स्फेरिकल, राइट? तो स्फीयर का हमने यहाँ पे रेडियस लिया है विच इज़ r, और जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी जो हमने एज लेंथ ली है दैट इज़ a, राइट? सो यू कैन वेरी क्लियरली सी हेयर कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगी दोनों में. देखो, दिस इज a एंड इट इज़ इक्वल टू r प्लस r, क्योंकि यहाँ पे रेडियस इस वाले स्फीयर की आ रही है और इस वाले स्फीयर की आ रही है. सो वी कैन राइट हियर दैट 2r इज इक्वल टू a. ठीक है, अब अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है ऑफ दिस स्फीयर, ये हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होती है स्फीयर की, द फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. ठीक है, this formula we are going to use again and again. Now also the volume of cube is equal to length cube. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, a, so the volume of the cube over here is going to be a cube. अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी ओवर हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू Z, where Z is equal to number of atoms
number of atoms per unit cell multiplied by volume of one atom divided by volume of unit cell multiplied by 100. Okay, so this is your formula for calculating the packing efficiency of any unit cell. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन दिस यूनिट सेल उनका वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द होल यूनिट सेल. तो ये हमें क्या बता देगा, पैकिंग एफिशिएंसी. तो अब हमें पता है कि जो Z होता है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल. तो Z फॉर SCC इज इक्वल टू 1, राइट. सो आई एम गोइंग टू पुट वैल्यू 1 हियर. अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम मतलब कि वन स्फीयर मैंने पहले ही बता दी, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज़ ए क्यूब. सो ये ए क्यूब हो जाएगा. नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, क्योंकि हमें वो सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू यहाँ पे. तो वी कैन सी दैट 2r इज इक्वल टू ए, राइट. तो ए की जगह क्या पुट कर दोगे तुम, 2r. सो दिस इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2r क्यूब, राइट. ये हो जाएगा. तो इसको ओपन कर लो, 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 इंटू आर क्यूब. सो आर क्यूब एंड आर क्यूब विल गेट कैंसल्ड. देन यू कैन फर्दर सॉल्व दिस 2. तो ये आ जाएगा पाई बाय 6. ओके, पाई बाय 6 आ जाएगा यहाँ पे. तो इसको सॉल्व करने पे जो तुम्हारा आंसर आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी 0.52. बट ध्यान रखना यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं हम इंटू 100 देन द आंसर इज़ गोइंग टू बी 52%. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 52. एंड इफ़ यू हैव टू राइट exact value you can write 52.4%. ठीक है, तो 52.4% is the packing efficiency in case of simple cubic unit cell. ठीक है, मतलब 52.4% स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स इन सच अ यूनिट सेल. बाकी की सारी स्पेस क्या रह जाएगी, एम्प्टी रह जाएगी. तो वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. देखो वेकेंट स्पेस कितनी रह गई, वेकेंट स्पेस is going to be equal to 100 minus 52.4. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 47.6%. तो इतनी हमारी वेकेंट स्पेस है और इतनी हमारी भरी हुई स्पेस है. सो दीज वैल्यूज़ यू हैव टू रिमेंबर. पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू आएगी हर एक यूनिट सेल के लिए, दैट वी हैव टू रिमेंबर. Right, now let's move on to the second unit cell which is the face centered cubic unit cell. Now moving on to the face centered cubic unit cell which is also known as cubic closed pack structure. तो हमें पता है कि FCC में जो constituent particles होते हैं they are present at the corners as well as at the face center, राइट. तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बट वी नो दैट दिस इज़ नॉट द रियल रिप्रेजेंटेशन. पार्टिकल्स आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर, राइट. तो देखो मैंने ये वाला फेस ले लिया है, द अपर फेस विच इज़ ABCD, और इस ABCD फेस के ऊपर मैंने पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, राइट. तो तुम्हें यहाँ पे ये दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने AC डायगनल बनाई हुई है ऑन दिस फेस. सो दिस डायगनल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द फेस इज़ नोन एज अ फेस डायगनल, राइट. तो AC इज़ द फेस डायगनल हेयर. यहाँ पे AB इज़ द एज विच इज़ A. Similarly, BC is also the edge A, right? तो अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन द एज लेंथ A एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज़ R. दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, राइट. तो वो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस फेस डायगनल,
राइट। तो फेस डायगोनल की सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी देखो हमें पता है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है इन दैट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट। तो ये ए बी सी एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी AC square will be equal to AB square plus BC square using the Pythagoras theorem, right? AB square plus BC square ये आ गया। AB और BC की वैल्यू हमें पता ही है, A square plus A square, तो ये बन जाएगा 2A square। So AC square is equal to 2A square, तो AC क्या हो जाएगा हमारा √2A, ठीक है। AC की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ A, अब AC की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्फीयर पूरा आ रहा है तो इसका पूरा डायमीटर आएगा दैट इज़ 2R, बाकी दो स्फीयर के बस रेडियस आ रहे हैं ऑन दिस डायगोनल, राइट। तो AC लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R। सो R प्लस 2R प्लस R इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4R। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, √2A इज इक्वल टू 4R, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा 4R बाय √2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस 4 इन दिस मैनर, 2 इंटू 2R √2। अब 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, दिस इज 2R डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे हमारा फाइनली A वुड बी इक्वल टू 2√2R, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशनशिप आ गई है बिटवीन A एंड R। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी वी नो दैट इट इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम divided by volume of unit cell multiplied by 100, right? अब जो FCC के लिए हमारा Z होता है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज 4। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक एटम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू मैं पुट करूँगी, A इज इक्वल टू 2√2R। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट इट 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2√2 क्यूब इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस वुड बी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, ठीक है, इंटू 100। एंड ओके ऑल्सो वी हैव R हियर, तो R भी रहेगा, R का क्यूब हो जाएगा। तो R क्यूब से कट जाएगा। एंड ऑन सॉल्विंग दिस होल इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 74%, राइट। तो यहाँ पे वेकेंट स्पेस कितनी हो जाएगी, जस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 माइनस 74, दिस इज इक्वल टू 26%, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वही पैकिंग एफिशिएंसी HCP की भी होती है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, राइट। तो दोनों की सेम ही पैकिंग एफिशिएंसी होती है विच इज़ 74%। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड काइंड ऑफ यूनिट सेल विच इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Now, in case of body-centered cubic unit cell, we know that the constituent particles are present at the corners as well as at the body center, right? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाई है, एक body diagonal बनाई है which is AE,
ठीक है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी डायगोनल एंड अ फेस डायगोनल, राइट. बॉडी डायगोनल गोज थ्रू द यूनिट सेल, वेयर एज द फेस डायगोनल इज ओनली प्रेजेंट एट द फेसेस ऑफ द यूनिट सेल. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. यहाँ पे देखो AC ऊपर वाले फेस पे प्रेजेंट है, सो दिस इज द फेस डायगोनल, बट AE जो है इट इज गोइंग थ्रू द यूनिट सेल, तो दिस इज द बॉडी डायगोनल. ठीक है, तो BCC यूनिट सेल के केस में बॉडी डायगोनल इज गोइंग टू हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो AE को अगर हम R के टर्म्स में निकालें, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि AE किसके इक्वल आएगा. यहाँ पे देखो AE इज गोइंग टू बी इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R. ठीक है, R प्लस 2R प्लस R, सो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 4R. अब हम क्या करेंगे टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस AE एंड A. ठीक है, A मीन्स द एज लेंथ. तो अब इसके बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द ट्रायंगल AEC. ठीक है, हम लेंगे AEC. तो AEC में हमें दिख रहा है कि AE इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज, राइट. तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो इन ट्रायंगल AEC we can see that AE square is equal to EC square plus AC square, right, or you can write CA square. ठीक है, ये हो जाएगा. CA की वैल्यू हमने प्रीवियसली पहले ही डिटरमाइन कर ली थी. CA की वैल्यू क्या आई थी, √2A, और यहाँ पे EC एज लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा A. तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो. EC इज A स्क्वायर, EC स्क्वायर इज गोइंग टू बी A स्क्वायर, CA स्क्वायर क्या हो जाएगा √2A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर विच इज़ 3A स्क्वायर. तो AE की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू √3A, राइट. अब AE की वैल्यू R की टर्म्स में भी आ गई है, A की टर्म्स में भी आ गई है, तो इन दोनों को अब कंपेयर कर लो. तो AE क्या बन जाएगा हमारा, AE इज इक्वल टू √3A विच इज़ इक्वल टू 4R. ठीक है, तो A वुड बी इक्वल टू 4R बाय √3. ठीक है, अब ये हमारा रिलेशनशिप आ गई बिटवीन A एंड R. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, अब हमें पता है कि Z की वैल्यू फॉर BCC इज़ 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज़ A क्यूब. A की वैल्यू तुम यहाँ से पुट करोगे 4R बाय √3. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो. A की जगह क्या आ जाएगा 4R बाय √3 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. 4/3 πr क्यूब. नाउ ओवर हेयर वी हैव 4 का क्यूब हो जाएगा 64 R क्यूब, √3 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, देखो √3 तो हो जाएगा 3, सो वी आर गोइंग टू गेट 3√3 इंटू 100. ठीक है, अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट 68%. ठीक है, 68% पैकिंग एफिशिएंसी आएगी फॉर BCC. अब इसमें वेकेंट स्पेस कितनी रही, फिर वेकेंट स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100 माइनस 68 विच इज़ 32%. ठीक है, मतलब 32% स्पेस इज़ एम्प्टी और 68% स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड.
राइट. सो नाउ वी आर डन विद द 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल. हमने उसकी पैकिंग एफिशिएंसी देख ली और उनमें कितनी एम्प्टी स्पेस है ये भी हमने देख लिया. अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं. सो लेट्स डू दैट. तो चलो फटाफट से अपना लास्ट टॉपिक ख़त्म करते हैं, विच इज़ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस. तो इस टॉपिक के अंदर बस हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट. तो देखते हैं क्या फॉर्मूला है ये. देखो हमें पता है किसी भी चीज़ की डेंसिटी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू इट्स मास बाय वॉल्यूम, राइट. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट. अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. अब जितने भी एटम्स हैं यूनिट सेल के अंदर वही तो उस यूनिट सेल को मास दे रहे होंगे, राइट. तो कैन आई राइट हियर कि मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विद मास ऑफ वन एटम तो हमें पूरे यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा, राइट. तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है. अब इसको डिनोट कर लेते हैं सिंबल से. डेंसिटी इज गिवन बाय रो, मास ऑफ एटम इज गिवन बाय स्मॉल m, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें पता है दिस इज z, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है a क्यूब, राइट. तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूला को वी कैन फर्दर मॉडिफाई. देखो हम कैसे करेंगे. देखो बचपन में तुम पढ़ते हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दे आर इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, राइट. और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, इट इज़ इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे, एटम्स हैं, ठीक है. तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो अब इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, m कैपिटल M कैपिटल N एंड Na, ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ एक एटम हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे, ओनली 1. तो गिवन मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. तो इस वैल्यू को अब तुम इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, m की जगह पुट करना कैपिटल M मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू Z multiplied by a cube. So this is your final formula for calculating the density of a particular unit cell. ठीक है. तो अगर तुम्हें कुछ भी निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. अगर डेंसिटी पूछी हो यूनिट सेल की या उसकी एज लेंथ पूछी हो या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछे हो दैट इज़ Z. तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट, right. So this is the end of our topic. In the next class we will be talking about the imperfections in solids. If you have any doubts related to this session you can post your doubts in the comment section. Thank you so much for watching. Have a good day.